प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत टेक्स 2024 का उद्घाटन किया। इसका आयोजन नई दिल्ली में स्थित भारत मंडपम में 26 से 29 फरवरी 2024 तक किया जाएगा। यह देश में ग्लोबल स्तर पर आयोजित होने वाला अब तक का सबसे बड़ा टेक्सटाइल इवेंट्स होगा, जिसमें 100 से अधिक देश हिस्सा लेंगे। यह कार्यक्रम 5F विजन पर आधारित है, अर्थात इस कार्यक्रम में फाइबर, फैब्रिक और फैशन के जरिए फार्म यानी खेती से लेकर फॉरेन यानी विदेश पर समग्र रूप से अधिक ध्यान दिया जाएगा। यह कपड़ों से जुड़े पूरे वैल्यू चेन को कवर करता है। WTO यानी विश्व व्यापार संगठन के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन की शुरुआत हुई। यह सम्मेलन 29 फरवरी तक अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया जाएगा। यह बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के कामकाज का मूल्यांकन करने और विश्व व्यापार संगठन के भविष्य की रूपरेखा निर्धारित करने के लिए विश्व के वाणिज्य मंत्रियों को एक साथ लाता है। इस सम्मेलन में दो चीजें चर्चा में रहीं, एक G33 ग्रुप और दूसरा आयात वृद्धि या अचानक मूल्य गिरावट से विशेष सुरक्षा तंत्र यानी SSM। दरअसल G33 ग्रुप कृषि व्यापार वार्ता में विकासशील देशों के हितों की रक्षा के लिए एक मंच के रूप में काम करता है। यह करीब 47 विकासशील और अल्प विकसित देशों का समूह है। भारत भी इसका सदस्य है। भारतीय सेना और जापान की डिफेंस फोर्स के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का शुभारंभ हुआ। इस युद्धाभ्यास के 5वें संस्करण का आयोजन राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज से शुरू हुआ और यह 9 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। आपको बता दें कि यह एक वार्षिक सैन्य अभ्यास है और इसका आयोजन वैकल्पिक रूप से भारत और जापान द्वारा किया जाता है तथा जापान के साथ आयोजित होने वाले अन्य युद्धाभ्यास जिमेक्स और शिन्यू मैत्री हैं। भारतीय प्रधानमंत्री ने आज ओखा मुख्य भूमि और बेट द्वारका द्वीप को जोड़ने वाले सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया। यह सेतु लगभग 2.32 किलोमीटर लंबा होने के साथ ही देश का सबसे लंबा केबल आधारित सेतु बन गया है। इसके दोनों ओर श्रीमद् भागवत गीता के श्लोकों और भगवान कृष्ण के चित्रों से सजाया गया एक फुटपाथ है तथा इस सेतु के फुटपाथ के ऊपरी हिस्से पर सौर पैनल भी लगाए गए हैं, जिससे 1 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। आपको बता दें, बेट द्वारका ओखा बंदरगाह के पास स्थित एक द्वीप है जो द्वारका शहर से कुछ ही किलोमीटर दूर है। यहीं भगवान कृष्ण का प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर स्थित है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी SECI ने भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का अनावरण किया। यह छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में स्थापित है। इस परियोजना की स्थापित क्षमता 152.325 मेगावाट प्रति घंटा है। यह परियोजना सौर ऊर्जा को एकत्रित करने के लिए बैटरी भंडारण का उपयोग करती है और बाद में राज्य में बिजली की मांग को पूरा करने के लिए शाम के समय पीक आवर्स में इसका उपयोग किया जाएगा। हाल ही में अंकटाड ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें वैश्विक व्यापार के लिए शिपिंग मार्गों में बढ़ते व्यवधानों पर चिंता व्यक्त की गई है। अंकटाड यानी संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन, यह व्यापार और विकास से संबंधित संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख संस्था है। इसकी स्थापना 1964 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। यह एक स्थायी अंतर सरकारी निकाय है। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है तथा 195 देश इसके सदस्य हैं। इसके द्वारा जारी की जाने वाली प्रमुख रिपोर्ट व्यापार और विकास रिपोर्ट, विश्व निवेश रिपोर्ट और सबसे कम विकसित देशों की रिपोर्ट है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने हाल ही में 9 उद्योग भागीदारों को समर मूल्यांकन प्रमाण पत्र प्रदान किए। यहाँ समर का अर्थ सिस्टम फॉर एडवांस मैन्युफैक्चरिंग असेसमेंट एंड रेटिंग से है। यह रक्षा विनिर्माण उद्यमों की योग्यता को मापने के लिए एक बेंचमार्क है। यह प्रमाण पत्र जारी होने की तारीख से 2 वर्ष की अवधि के लिए वैध होता है। इसका मकसद देश में रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है और यह सभी रक्षा विनिर्माण उद्यमों यानी सूक्ष्म, लघु, मध्यम और बड़े उद्यमों पर लागू होता है। पश्चिम बंगाल को तंगैल साड़ी के लिए GI टैग मिलने से पड़ोसी देश बांग्लादेश ने अपनी नाराजगी दर्ज की है। इसे बंगाली भाषा में बांग्लार तंगैल साड़ी भी कहा जाता है। इस साड़ी का नाम बांग्लादेश में स्थित तंगैल नामक स्थान के नाम पर रखा गया है। इस साड़ी का विकास यहीं से माना जा रहा है, जो विवाद का विषय है। दरअसल भारत विभाजन के बाद यह हिस्सा पूर्वी पाकिस्तान और बाद में बांग्लादेश में चला गया, परंतु इसके बुनकर विभिन्न हिस्सों में चले गए थे।
यदि हम भारत की बात करें तो बुनकरों की कई पीढ़ियां पश्चिम बंगाल के नादिया और पूर्वा बर्धमान जिलों में तंगैल साड़ी बना रहे हैं तथा पश्चिम बंगाल राज्य हथकरघा बुनकर सहकारी समिति ने 8 सितंबर 2020 को तंगैल साड़ी के लिए जीआई टैग के लिए आवेदन किया था। इसके बाद 7 सितंबर 2030 तक के लिए इस साड़ी को जीआई टैग मिल गया। हैदराबाद स्थित रघु आमसी मशीन टूल्स प्राइवेट लिमिटेड ने हाल ही में अपना पूर्ण स्वदेशी माइक्रो टर्बोजेट इंजन इंदिरा RV25 240N का औपचारिक रूप से उद्घाटन किया। इसे IIT हैदराबाद के सहयोग से स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है। इसे मुख्य रूप से मानव रहित हवाई वाहन या ड्रोन के लिए विकसित किया गया है। इस इंजन का उपयोग एयर टैक्सी, जेटपैक, सहायक बिजली इकाइयों, रेंज एक्सटेंडर और भविष्य में बिजली उत्पादन जैसे क्षेत्रों में किया जा सकता है। C-DOT ने 14वें एजिस ग्राहम बेल अवार्ड्स में 3 पुरस्कारों में शीर्ष स्थान प्राप्त करके हैट्रिक बनाई है। आपको बता दें कि इस अवार्ड की शुरुआत 2010 में एजिस स्कूल ऑफ डेटा साइंस द्वारा की गई थी। यह टेलीफोन के पिता और महान प्रवर्तक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की याद में दिया जाता है। भारत में यह पुरस्कार इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, स्किल इंडिया और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा समर्थित है। यदि हम C-DOT यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स की बात करें तो इसकी स्थापना सरकार के एक स्वायत्त दूरसंचार अनुसंधान एवं विकास केंद्र के रूप में 1984 में की गई थी। यह सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक पंजीकृत सोसाइटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 मार्च को विश्व की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन करेंगे। यह वैदिक घड़ी उज्जैन के जंतर मंतर पर बने 85 फीट ऊंचे टावर पर स्थापित है, जो सरकारी जीवाजी वेधशाला के पास स्थित है। इसे प्राचीन भारतीय पारंपरिक पंचांग के अनुसार समय प्रदर्शित करने के लिए डिजाइन किया गया है। अर्थात घड़ी वैदिक हिंदू पंचांग, ग्रहों की स्थिति, मुहूर्त और ज्योतिषीय गणना के बारे में जानकारी प्रदर्शित करेगी। इस घड़ी में 2 सूर्योदयों के बीच की अवधि को 30 भागों में विभाजित किया गया है, जिसका 1 घंटा अंतर्राष्ट्रीय सब्सक्राइबर डायलिंग के अनुसार यानी ISD के अनुसार 48 मिनट का होगा। बायो एशिया का 21वां संस्करण हैदराबाद में शुरू हुआ। बायो एशिया एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है जो लाइफ साइंस, जैव प्रौद्योगिकी, फार्मा, मेडटेक और हेल्थटेक क्षेत्रों पर केंद्रित है। इसे तेलंगाना सरकार द्वारा हैदराबाद में आयोजित किया गया। इस वर्ष की थीम डेटा और AI संभावनाओं को फिर से परिभाषित करना रखी गई है। इस सम्मेलन में बायोटेक और बायोफार्मा कंपनियां, अनुसंधान संस्थान, शिक्षाविद, निवेशक, सेवा प्रदाता और नीति निर्माता भाग ले रहे हैं। हाल ही में संपन्न हुए 37वें अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों ने अफ्रीका क्लब बनाने की पहल की। यह अफ्रीकी बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों का गठबंधन होगा। इस पहल का उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों और अफ्रीकी संघ का एजेंडा 2063 के साथ अपने कार्यों को जोड़कर वैश्विक वित्तीय प्रणाली में अफ्रीका के प्रभाव को बढ़ाना है। इसके उद्देश्यों में नवीन वित्तीय उपकरणों को पेश करना, ऋण प्रबंधन चर्चाओं के लिए एक स्थान प्रदान करना और अफ्रीकी देशों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोगात्मक प्रयासों को बढ़ावा देना शामिल होगा। हाल ही में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने पहले पेयजल सर्वेक्षण पुरस्कारों की घोषणा की और बताया कि पेयजल के मामले में अलग अलग क्षेत्रों में प्रदर्शन के आधार पर कुल 130 अवार्ड दिए जाएंगे। मंत्रालय की घोषणा के अनुसार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 मार्च को पेयजल सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान करेंगी। यह पुरस्कार देश भर के शहरों और राज्यों द्वारा जल क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन को मान्यता देगा। साथ ही इसी कार्यक्रम में देश के विभिन्न हिस्सों से महिला स्वयं सहायता समूहों को जोड़ने वाली अमृत मित्र पहल की भी शुरुआत की जाएगी। इस पहल का उद्देश्य घरेलू जल प्रबंधन में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हुए शहरी जल प्रबंधन गतिविधियों में महिलाओं को शामिल करके उन्हें सशक्त बनाना है। यदि आप क्रिकेट प्रेमी हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल नामीबिया के जॉन निकोल लॉफ्टी ईटन ने सबसे तेज T20 शतक बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। उन्होंने T20 अंतर्राष्ट्रीय में 33 गेंदों में शतक लगाकर ये रिकॉर्ड अपने नाम किया। ये कारनामा नेपाल के खिलाफ नेपाल त्रिकोणीय T20 श्रृंखला में उन्होंने करके दिखाया। आपको बता दें कि इस रिकॉर्ड से पहले T20 में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड नेपाल के खिलाड़ी कुशाल मल्ल के नाम था। वहीं भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा ने यह कारनामा 35 बॉल पर करके दिखाया था और वे इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं। उनके साथ 2 अन्य बल्लेबाज भी तीसरे स्थान पर हैं। यदि हम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की बात करें तो यह रिकॉर्ड AB डिविलियर्स के नाम है। उन्होंने मात्र 31 बॉल पर अपना शतक पूरा किया था।
अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक के 12वें संस्करण की घोषणा की गई। यह सूचकांक दुनिया भर में आईपी परिदृश्य का व्यापक मूल्यांकन पेश करता है। इसमें 55 देशों की बौद्धिक संपदा अवसंरचना का मूल्यांकन किया गया। मूल्यांकन किए गए 55 देशों में से भारत ने 42वां स्थान हासिल किया। भारत ने अपने पिछले साल प्राप्त अपने स्थान को बरकरार रखा है। इस सूची में संयुक्त राज्य अमेरिका शीर्ष पर है, उसके बाद यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस का स्थान रहा। यह सूचकांक यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी किया जाता है। बेल्जियम इकोसाइड अर्थात पारिस्थितिकी विनाश को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अपराध के रूप में मान्यता देने वाला देश बन गया है। इसके साथ ही वो ऐसा करने वाला पहला यूरोपीय संघ देश बना है। यहाँ इकोसाइड ग्रीक और लैटिन से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है किसी के घर को नष्ट करना या पर्यावरण को नष्ट करना। इसकी परिभाषा जून 2021 में एक पैनल द्वारा दी गई थी। इसका गठन 2020 के अंत में स्टॉप इकोसाइड फाउंडेशन द्वारा किया गया था। आपको बता दें, स्टॉप इकोसाइड इंटरनेशनल की स्थापना 2017 में की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ ने मॉरिशस के अगालेगा द्वीप पर नई हवाई पट्टी और सेंट जेम्स जेट्टी का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इसके अलावा कुछ अन्य विकास परियोजनाओं का भी लोकार्पण किया। ये परियोजनाएं मॉरिशस के मुख्य क्षेत्र के साथ अगालेगा द्वीप के संपर्क को मजबूत करेंगी और समुद्री सुरक्षा प्रदान करेंगी। आपको बता दें कि अगालेगा द्वीप 2 द्वीपों का एक समूह है जो हिंद महासागर में मॉरिशस द्वीप से कुछ किलोमीटर दूर उत्तर में स्थित है। हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने 87 जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की केंद्रीय सूची में शामिल करने की सिफारिश की थी, जिस पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने गंभीर आपत्ति जताई। दरअसल पश्चिम बंगाल सरकार ने 87 जातियों की एक सूची भेजी, जिसमें मुस्लिम समुदाय से आने वाली 73 जातियों सहित 83 जातियों पर आयोग ने आपत्ति दर्ज की है। इसके पीछे कारण रोहिंग्या और बांग्लादेशी अप्रवासियों को बताया जा रहा है। आपको बता दें, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसे 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया था। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और भारतीय वन्य जीव संस्थान ने हाल ही में भारत में तेंदुओं की स्थिति पर एक रिपोर्ट जारी की है। ये रिपोर्ट 2022 में आयोजित तेंदुए की आबादी के अनुमान के 5वें चक्र के आंकड़ों पर आधारित है। रिपोर्ट के अनुसार मध्य भारत में सबसे अधिक आबादी दर्ज की गई है, जिसमें मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 3907 तेंदुए दर्ज हैं। मध्य प्रदेश के बाद इनकी सबसे अधिक आबादी महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु में दर्ज की गई। वहीं सबसे अधिक तेंदुए की आबादी वाले स्थल या टाइगर रिजर्व की बात करें तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश का यहाँ सबसे अधिक पाए गए। इसके बाद पन्ना मध्य प्रदेश और सतपुड़ा मध्य प्रदेश का स्थान आता है। हाल ही में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने अलायंस फॉर ग्लोबल गुड यानी लैंगिक समानता के लिए एक लोगो और वेबसाइट की शुरुआत की। आप सभी को स्क्रीन पर यह लोगो दिख रहा होगा, जिसमें ई समानता का प्रतीक है और तिरंगे के रंग की रेखाएं एकीकृत कार्यवाही को दर्शाती हैं। एक लाल बिंदु समृद्धि का प्रतीक है जो महिलाओं के विकास के समाधानों पर फोकस को दर्शाता है। यहाँ ध्यान रखने की जरूरत है कि यह पहल G20 की अध्यक्षता के दौरान महिला सशक्तिकरण में वैश्विक प्रयासों का नेतृत्व करने वाली भारत की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। कोविड-19 की वजह से 2 वर्षों बाद जम्मू और कश्मीर में 1 से 4 मार्च तक वार्षिक तवी महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। आपको बता दें, यह महोत्सव जम्मू शहर में तवी नदी के तट पर आयोजित किया जाता है, जिसमें कला, व्यंजन, साहित्य और लोक परंपराओं के माध्यम से क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की झलक देखने को मिलती है। इसका आयोजन पर्यटन विभाग, जम्मू नगर निगम और प्रमुख सांस्कृतिक संस्थानों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। उत्सव का उद्देश्य जम्मू की विशिष्ट पहचान को उजागर करते हुए स्थानीय प्रतिभा और व्यवसायों का पोषण करना है। क्या आपने कभी सुना है कि मच्छरों की वजह से किसी देश को हेल्थ इमरजेंसी लगानी पड़े? लेकिन हाल ही में ऐसा हुआ है। दरअसल पेरू सरकार ने पूरे देश में डेंगू बुखार के गंभीर प्रकोप के कारण 90 दिनों के लिए हेल्थ इमरजेंसी की घोषणा की है। पेरू अपनी उष्णकटिबंधीय जलवायु के चलते पहले से ही मलेरिया, चिकनगुनिया, जीका और डेंगू जैसी मच्छर जनित बीमारियों के प्रति संवेदनशील रहा है। लेकिन हालिया रिसर्च बताते हैं कि वैज्ञानिक इसका कारण अल नीनो को मान रहे हैं, जिससे प्रशांत महासागर का पानी गर्म होने लगता है और मच्छरों के लार्वा के पनपने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन जाती हैं। हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय यानी NSO ने वर्तमान और पिछले 2 वित्तीय वर्षों के लिए भारत के सकल मूल्य वर्धित यानी GVA के लिए अपने पूर्वानुमानों को समायोजित किया।
यदि आंकड़ों पर गौर करें तो वित्तीय वर्ष 2023-24 में GVA अब 6.9% बढ़ने की उम्मीद है, जो पिछले पूर्वानुमान में 7.1% से थोड़ा कम है। इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2021-22 के लिए नवीनतम GVA को क्रमशः 6.7% और 8.3% तक संशोधित किया गया है, जबकि पहले यह अनुमान 7% और 7.6% था। इसके साथ ही NSO ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अपने सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7.6% कर दिया है, जो जनवरी में दिए गए 7.3% के पिछले अनुमान से अधिक है। हाल ही में ईरान ने अपने पार्स 1 रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को लॉन्च किया। इस लॉन्च को रूसी सोयूज 2.1B रॉकेट से किया गया है, जो कि ईरान और रूस के बीच बढ़ते रणनीतिक अंतरिक्ष सहयोग को दिखाता है। अतिरिक्त जानकारी के तौर पर आपको बता दें कि ईरानी अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा निर्मित पार्स 1 सैटेलाइट का लाइफ स्पैन 1 साल से अधिक होगा। यह मल्टी स्पेक्ट्रल कैमरे जैसे विशेष उपकरणों से लैस है, जो इसे कई सेंसर बैंड का यूज करके हाई रेजोल्यूशन इमेजेस और डेटा को कैप्चर करने में सक्षम बनाता है। इसलिए सैटेलाइट का यूज कृषि निगरानी, प्राकृतिक संसाधन मानचित्रण, जल प्रबंधन और डिजास्टर मैनेजमेंट सहित अलग अलग क्षेत्रों में किया जाएगा।